रश्मि ने जो चीजें हमसे शेयर की वो पढ़कर तो एक बार मुझे भी भरोसा नहीं रहा यार ये सब कैसे हो सकता है। शायद एक बार सुनने के बाद आप लोग भी सोच में पड़ जाओगे। हेलो एवरीवन, खमा खड़ी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोचा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार लोगों के साथ ऐसे अनबिलीवेबल इंसिडेंट्स होते हैं जिनको समझ पाना, एक्सप्लेन करना ना सिर्फ उनके लिए बाकी दूसरों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। और कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ रश्मि के साथ। उस घर में, जिस घर में वो पिछले 4 साल से रह रही थी, सब कुछ बढ़िया था, पर पता नहीं कैसे उनकी लाइफ में ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ। ये स्टोरी हमसे शेयर की है रश्मि ने, और स्टोरी के जो मेन किरदार है वो है रश्मि और आदित्य। ये दोनों ही बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे और पिछले 4 साल से मुंबई में दोनों ही एक फ्लैट में लिव इन में रहते थे। दोनों अपनी जॉब किया करते थे, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेविश इनकी लाइफ थी और एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्किल था। लेकिन एक रात ऐसी आई इनकी जिंदगी में जिसने सब कुछ उथल पुथल कर दिया। इनकी सोच, इनकी जिंदगी। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको इनके फ्लैट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूं। ये बिल्कुल टॉप फ्लोर पे रहते थे। 28 स्टोरी की इनकी बिल्डिंग थी और 28th फ्लोर पर ही ये रहा करते थे। मतलब इनके फ्लैट के बाद ऊपर सिर्फ टेरेस था। इनकी सोसाइटी में टेरेस के ऊपर ही पूल था। अब आप ये मान के चलो कि जो पूल था ना, वो इनके लिए एक तरह से प्राइवेट पूल की तरह था। क्योंकि शुरू में क्या होता है, जब सोसाइटी नई बनती है तब तो लोग पूल को बहुत यूज करते हैं, लेकिन फिर डेली की दिनचर्या में कभी कभी लोग सोसाइटी में पूल को यूज करते थे। और वैसे भी रात को 8 बजे बाद जनरली कोई पूल यूज नहीं करता है। इसके ऊपर इनकी सोसाइटी का एक रूल भी था कि जो टॉप वाली टेरेस पर रह रहा है, मतलब जो उस फ्लैट पर रह रहा है जिसके साथ पूल जुड़ा हुआ है, टेरेस जुड़ी हुई है, वो उसको क्लीन करेगा, अरेंज करेगा और इसके बदले में उनको उस पूल का हर टाइम पर एक्सेस रहेगा। इसी के साथ साथ आदित्य ने कुछ और एक्स्ट्रा पैसे लगाकर उस पूल का जो बाउंड्री होती है ना, उसको अच्छे से कवर कर लेता है कि बाहर से किसी और बिल्डिंग से कुछ ज्यादा कुछ दिखाई ना दे। और दूसरा, सोसाइटी में एक नीचे भी पूल था, तो मोस्टली नीचे वाले फ्लोर वाले लोग उसी पूल को यूज किया करते थे। कहने का मतलब ये है, आप ये समझ जाओ कि ये इनका एक तरह से प्राइवेट पूल बन गया था। जब चाहो तभी वहां पर पार्टी किया करते थे, स्विमिंग वगैरह करते थे, सब कुछ। अच्छा, इनका जो फ्लैट था वो एक 3 BHK फ्लैट था जिसमें एंटर होते ही हॉल था, फिर सीधे एक गलियारा था, मतलब ना, पहले हॉल आया फिर उसके बाद एक गलियारा, उसके साइड में रूम, एक रूम बिल्कुल सामने गलियारा जहां खत्म होता है वहां पर 2 रूम इनके साइड में थे। उनमें से एक रूम जो था उन्होंने इसको अपना वॉक इन वार्डरोब बना रखा था। इसके अंदर जाकर बड़े, आप समझते ना वॉक इन वार्डरोब, सभी लोग की बड़ी बड़ी वार्डरोब्स बनी हुई थी, उसमें मिरर लगा हुआ था, वहीं पे आप तैयार होते थे। जैसे मॉल के अंदर मिरर रूम, चेंजिंग रूम में मिरर लगे होते हैं ना, ऐसे इनके वॉक इन वार्डरोब के अंदर मिरर्स लगे हुए थे। तो एक शाम की बात है, रश्मि, आदित्य और इनके कुछ फ्रेंड्स, इन्होंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था पूल पार्टी के लिए। तो सभी लोग आए हुए थे, पूरे नशे चल रहे थे और ये सब कंप्लीटली ड्रंक थे। मतलब रश्मि का ये बताना है कि अगर कोई थोड़ा बहुत होश में था तो रश्मि खुद थी। उसके बाद तो सबकी हालत ऐसी हो चुकी थी पार्टी करके कि कोई मुश्किल से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अच्छा, इनको पता था दोस्त लोग आएंगे तो पार्टी थोड़ी इसी तरह, इसी मतलब डायरेक्शन में जाएगी, तो इन्होंने सोने का अरेंजमेंट ऊपर भी कर रखा था कि चाहेंगे सब लोग तो ऊपर सो जाएंगे, चाहेंगे तो नीचे सो जाएंगे। ऐसा कोई बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम था नहीं, अच्छी खासी ठीक ठाक ठंडी हवा चल रही थी। तो उस वक्त रात के अराउंड 2 बज रहे थे। रश्मि बहुत गहरी नींद में तो नहीं थी, लेकिन एक हल्की नींद में थी और तभी उसके कानों में फोन की रिंग आती है। आदित्य का फोन रिंग कर रहा था। रश्मि आदित्य को उठाती है कि तुम्हारा फोन बज रहा है। वो उठता है, वो इतना नशे में था, उसे कुछ पता ही नहीं था। एक बार के लिए रश्मि उस कॉल को इग्नोर कर देती है, पर दूसरी बार जब दोबारा कॉल आता है, रश्मि टाइम देखती है, 2 बज रहे थे। उसने सोचा कि इस टाइम पर बार बार कॉल आ रहा है, कोई अर्जेंट कॉल होगा, काम करती हूँ आदित्य को उठाती हूँ। लेकिन जब तक वो आदित्य को उठाने के लिए आगे बढ़ती है तब तक आदित्य वो कॉल रिसीव कर लेता है, बात करने के लिए स्पीकर पे रखता है, लेकिन उसी टाइम उसको नींद आ जाती है क्योंकि वो बहुत मतलब ज्यादा नशे के अंदर था। अब स्पीकर पे आते ही रश्मि कॉल पे हेलो बोलती हेलो। है और जैसे वो हेलो बोलती है, उधर से किसी की हल्की सिसकियों की आवाज आती है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। रश्मि ये आवाज सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। इतनी रात में कौन सा बच्चा रो रहा है और
ये आदित्य को क्यों कॉल कर रहा है? वो उसके दिमाग में आए कहीं और कोई चक्कर तो नहीं है ना? तो उसने उससे बोला कि हेलो। हेलो। उधर से आवाज आती है, मम्मा मम्मा कहाँ हो आप? ये सुनकर रश्मि एकदम से कंफ्यूज हो जाती है, मम्मा मम्मा कहाँ हो आप? क्योंकि वो भी एक लड़की थी और छोटे बच्चे को इतना रात में रोता हुआ सुनकर वो घबरा जाती है। वो फोन को उठाकर बोलती है, बेटा आप कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो? पर सामने से सिर्फ हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आती है और साथ में माँ की पुकार, और अगले मोमेंट पे कॉल कट हो जाता है। रश्मि एकदम बेचैन हो जाती है। उसके मन में हजार सवाल आ रहे थे कि कहीं ये कोई बच्चे किसी गलत हाथों में तो नहीं पड़ गई है, कहीं के आदित्य किसी जानकार की बच्ची तो नहीं है, और भी बहुत सारे सवाल। वो वापस से उस नंबर मतलब जो कॉल लॉग खोल के रिडायल करने जा रही थी कि तभी आदित्य का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब नशे में तो रश्मि भी थी। वो काफी कोशिश करती है आदित्य को उठाने की, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी उठाने की, पर कोई भी नहीं जागता है। थक हार कर वो खुद उठकर आदित्य का फोन लेकर नीचे फ्लैट में चली जाती है और उसे चार्जिंग पर लगाती है। फोन जैसे ही ऑन होता है वो वापस से कॉल लॉग खोलती है, पर कॉल लॉग में कोई नंबर नहीं था। ऐसा कोई अननोन सा कोई नंबर ही नहीं था, जैसे रिसेंट कॉल आई हो। लास्ट कॉल जो आई हुई थी या जो डायल नंबर था वो रात को 9 बजे का था, जब इनके दोस्त लोग आए थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसे लगा शायद फोन में ही कोई ग्लिच होगा, इसीलिए नहीं दिख रहा है। थक गई भी थी, वो भी नशे में थी। उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और वो वहीं उसी बेड पर अपने रूम में सो जाती है, सोचते कि अब जो भी हैगा सुबह देखेंगे। सुबह उसकी आंख करीबन सुबह 11 बजे के आसपास खुलती है। ऊपर से उसके सब दोस्त आ चुके थे और हॉल में बैठे हुए थे। उसके उठने पर आदित्य उसे भी चाय बना कर देता है। उस टाइम तक रश्मि सब भूल गई थी। तभी आदित्य रश्मि से बोलता है कि यार कल रात में किसी की कॉल आ रही थी, मैंने आवाज तो सुनी थी पर हिम्मत नहीं थी कॉल रिसीव करने की। ये सुनते ही रश्मि के दिमाग में वो रात वाला पूरा का पूरा सीन वापस से घूम जाता है। वो आदित्य से उसका फोन मांगती है और दोबारा से उस फोन को चेक करती है, पर अभी भी कॉल लॉग में उस टाइम का कोई भी नंबर नहीं था। उसके बाद वो सारा इंसिडेंट सभी लोगों को बताती है, तो आदित्य और उसके सभी दोस्त बोलते हैं कि तुम नशे में थी, ज्यादा मत सोचो, अगर कॉल आई होती तो कॉल लॉग के नंबर होता, हो सकता है तुमको वहम हो गया और तुम हेलुसिनेट कर रही हो। जब सबने उसे बोला तो रश्मि को भी लगा कि हाँ यार, शायद हो सकता है कि कल रात को ड्रिंक करने की वजह से हेलुसिनेशन हो गया हो। लेकिन आदित्य के दिमाग में ये बात घर कर जाती है, क्योंकि फोन की रिंग तो उसने भी सुनी थी और एक आवाज की ब्लर सी मेमोरी उसके दिमाग में भी थी, पर वो उस वक्त किसी से कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन उस दिन से इनके लिए चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती है। सबके जाने के बाद जब रश्मि और आदित्य अपने अपने काम में लगे हुए थे, तभी आदित्य को किसी बच्ची की हंसने की आवाज आती है। पहले उसे लगा कि शायद रश्मि कोई वीडियो वगैरह देख रही है, पर जब उसने आवाज को ध्यान से सुना, उसने आवाज पे ध्यान दिया, तो वो आवाज उसी के रूम से आ रही थी और वो उस रूम में अकेला था। वो अपना लैपटॉप चेक करता है, अपना फोन चेक करता है, ये सोचकर कि हो सकता है फोन में लैपटॉप में कहीं कोई वीडियो चल रही हो, बट सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन वो वॉइस उसे बहुत क्लियरली आई थी और अब भी रुक रुक कर वो वॉइस आ रही थी। वो रश्मि को बुलाता है और उसे बोलता है कि देखो, मेरे कमरे में तुम्हें कोई आवाज आ रही है क्या? रश्मि थोड़ी देर बैठती है और फिर बोलती है कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। वो कहती है, सुनो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। आदित्य उसकी बात तो सुनता है पर कन्विंस नहीं होता है, क्योंकि वो उस आवाज अभी भी उसे आ रही थी। और रश्मि की बात सुनकर वो एकदम चिढ़ जाता है और बोलता है हाँ यार, हो सकता है। वो वापस से अपना काम करने बैठ जाता है और इस बार उस आवाज को अवॉइड करने के लिए वो अपने हेडफोन लगाता है और उसमें गाने लगाकर अपना काम करना शुरू करता है। वो गाना सुन ही रहा होता है कि तभी चलते हुए सॉन्ग के अंदर कुछ ग्लिच होता है और उसे हेडफोन्स के अंदर से एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है। वो लैपटॉप और हेडफोन लेकर भागता है रश्मि के रूम में और रश्मि को बोलता है हेडफोन लगाते हुए, सुनो देखो, अब उस बच्चे के हंसने की आवाज आ रही है। उसमें करीबन 2-3 मिनट तक हेडफोन लगा के गाने को सुनती है। वो कहती कि नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ
गाने की आवाज आ रही है। फिर वो आदित्य से बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें सुबह एक बार क्या बता दिया? तुम बार-बार उसी चीज़ को लेकर आकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपना काम करो और मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं किसी काम से बाहर जाके आ रही हूँ, फिर शाम को देखते हैं। और इतना बोलकर रश्मि फ्लैट से बाहर निकल जाती है और अब आदित्य फ्लैट पर अकेला रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रश्मि को कैसे समझाए कि वो डराने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसे सच में ही आवाज सुनाई दे रही है। वो हॉल में सोफे पर बैठा-बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से किसी के भागने के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। मुड़कर देखता है तो उसे उनकी जो वॉकिंग वार्डरोब वाला कमरा था, उसमें एक बच्ची जाती हुई दिखाई देती है। और ये देखते ही आदित्य के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसे अब सिर्फ सुनाई नहीं, दिखाई भी दे रहा था और उसे समझ में आ रहा था कि रियलिटी है या फिर बस उसके दिमाग का हेलुसिनेशन। वो वहीं गलियारे में खड़ा होकर उसके वार्डरोब के डोर को देख रहा था और तभी उसकी आंखों के सामने उस वॉक इन वार्डरोब का दरवाजा एकदम से बंद होता है। बंद होते आदित्य एकदम से घबरा जाता है। उसे लगता है कि दरवाजा अपने आप कैसे बंद हुआ। आदित्य बस वहां खड़ा होकर देख रहा था। उसके हाथ पैर जम चुके थे और तभी उसे अंदर से एक बच्ची की आवाज आती है, ये बोलते हुए, पापा अंदर आओ ना। और ये आवाज सुनते ही आदित्य तुमसे बिल्कुल सुन पड़ गया। और तभी जिस गलियारे में वो खड़ा था, उसी वॉक इन वार्डरोब के बाहर उसकी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। वो उस रूम की तरफ 2 कदम बढ़ाता है देखने के लिए आखिर चल क्या रहा है कि तभी उसे पीछे से रश्मि की आवाज आती है। वो अपना फोन भूल गई थी और वही लेने के लिए वो वापस आई थी। लेकिन जैसे आदित्य उसकी तरफ घूमा, आदित्य की शक्ल देखकर रश्मि भी घबरा गई। आदित्य के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसे सहमा हुआ देखकर रश्मि उससे पूछती कि क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आदित्य उसे कुछ नहीं बताता, बस वो उसे इशारा करता है उस वॉक इन वार्डरोब वाले कमरे की तरफ। और जैसे ही वो इशारा करता है, उस वॉक इन वार्डरोब के गलियारे की लाइट एकदम से फूट जाती है और उसके फूटते ही आदित्य एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। आदित्य को नीचे गिरा देखकर रश्मि एकदम से घबरा जाती है। वो भागकर आदित्य के पास जाती है, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती है और वो एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए जैसे ही आदित्य की जेब से उसका फोन निकालती है, आदित्य रश्मि का हाथ पकड़ लेता है। रश्मि आदित्य का चेहरा देखती है। वो देखती कि आदित्य की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो गुस्से में रश्मि को देख रहा था और उसके बाद उसके मुंह से जो शब्द निकले, रश्मि घबरा कर उसे छोड़कर पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। आदित्य एक छोटी बच्चे की आवाज में उससे कहता है, तुमने मुझे मार दिया ना मां, क्यों मारा? ये सुनते ही रश्मि की सांसें ऊपर नीचे हो जाती है और वो एक मोमेंट के लिए, कुछ देर के लिए जैसे सदमे में चली जाती है। बुरी तरह घबरा गई थी, उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे और दूर खड़ी होकर वो आदित्य आदित्य बुलाती है और तभी एकदम से फिर से आदित्य की बॉडी में एक अजीब सा झटका आता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और फिर एकदम से रोती हुई आवाज में रश्मि से पूछता है, क्या हुआ था? मुझे मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। रश्मि बस खड़ी खड़ी आदित्य को देख रही थी। जब उसे लग गया कि आदित्य नॉर्मल हो चुका है, उसे कुछ नहीं बोलती है। वो भागकर जाती है किचन में, एक गिलास पानी लेकर आती है और आदित्य को पीने के लिए वो पानी देती है। रश्मि अभी भी उस चीज को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी जो उसने अभी भी देखा था। वो अभी भी क्लियरली समझ नहीं पा रही थी कि उसने जो देखा था वो रियल है या उसका वहम है, क्या है। वो बिल्कुल ब्लैंक थी। लेकिन आदित्य अब नॉर्मल था। वो उसे उठाती है। दोनों के दोनों बिल्कुल चुपचाप होकर सोफे पर बैठते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले 5 मिनट में इन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरू हुआ था। इसके बाद रश्मि ने जो चीजें हमसे शेयर की, वो पढ़कर तो एक बार मुझे भी भरोसा नहीं रहा कि यार ये सब कैसे हो सकता है। और शायद एक बार सुनने के बाद आप लोग भी सोच में पड़ जाओगे। रश्मि ने बताया कि वो दोनों बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक छोटी बच्ची भागती हुई इधर से उधर जा रही थी। और ये चीज सिर्फ रश्मि ने नहीं बल्कि आदित्य ने भी देखी। और देखते ही दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते और सामने देखते हैं कि आखिर उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। और इसके बाद इन्होंने जो देखा वो इससे भी ज्यादा खतरनाक और डिस्गस्टिंग था। वो बच्ची पहले इधर गई उधर गई, फिर बिल्कुल उनकी आंखों के सामने आके खड़ी हो गई और
तभी अचानक से उस बच्ची के जो प्राइवेट पार्ट वाला पोर्शन होता है, वहां का पार्ट पूरा ब्लड से रेड हो गया, जैसे वहां से खून निकल रहा हो। और इतने में ही वो बच्ची अपना सर उनकी तरफ उठाती है, मम्मा, पापा, मुझे क्यों मारा? उसकी आवाज सुनते रश्मि बहुत तेज चिल्लाती है, उसको पकड़ता है आधे संभालने के लिए, वापस सामने देखता है तो सामने सब कुछ नॉर्मल, कोई भी नहीं था। पिन ड्रॉप साइलेंस। अभी सामने जो उनकी बच्ची खड़ी थी बिल्कुल गायब थी। दोनों फिर से एक दूसरे का चेहरा देखते और रश्मि तुरंत आदित्य से बोलती, जल्दी से इस फ्लैट से बाहर निकलो। दोनों के दोनों बस जो हाथ में था गाड़ी की चाबी उठाए और सीधा फ्लैट से बाहर निकले और आदित्य के मामा जी के यहाँ चले गए। वो वहां मुंबई में ही रहते थे। आदित्य अपने मामा से सारी बात बताता है। पहले तो उन्हें लगा कि घर में कोई दिक्कत, उन्होंने उनसे पूछा तो बोले कि 4 साल से हम इस घर में रह रहे हैं, अगर कुछ होता तो शायद बहुत पहले दिक्कत सामने आती, आज एकदम से दिक्कत कैसे सामने आई। फिर उनकी बात सुनकर आदित्य के मामा जी उन्हें एक पंडित के पास ले जाते हैं, उनको बताते हैं तो उनको भी समझ में नहीं आता है कि ऐसे एकदम से कैसे शुरू हो सकता है। 4 साल तुम उस घर के अंदर रह रहे हो, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर ऐसे कैसे हो गया। तो जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम तो उस फ्लैट में नहीं रह सकते जब तक ये जो भी चीजें सॉल्व ना हो जाए। तो टेम्पररी वो एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। इनका एक दोस्त था, उसके फ्लैट में एक रूम खाली था, तो टेम्पररी वो लोग वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। और तब तक ये ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसा आदमी मिले। हिम्मत भाई साहब दोनों के अंदर नहीं थी, और शायद ये उन्होंने अच्छा भी किया, अगर वो वहां रहते तो उनके साथ चीजें बिगड़ सकती थी। करीब 3 महीने बाद उन्हें महाराष्ट्र के गांव में एक पंडित जी मिलते हैं, जिनसे ये सारी बात बताते हैं। तो पंडित जी एक बहुत ही अजीब चीज इन लोगों को बताते हैं, और वो जो अजीब चीज थी जो पंडित जी इनके सामने बोलते हैं, उस राज के बारे में रश्मि और आदित्य के अलावा कोई नहीं जानता था। और वो ये कि कुछ टाइम पहले रश्मि प्रेग्नेंट हुई थी और उसका मिसकैरेज हो गया था, और उसका रीजन था एक्सेस ड्रिंक। और ये मिसकैरेज जो ये लोग पार्टी कर रहे थे, उससे कुछ महीनों पहले भी इन्होंने एक पार्टी की थी, और उसी पार्टी में एक्सेस ड्रिंक करने की वजह से रश्मि का मिसकैरेज हुआ था। उसको पता भी नहीं था एक्चुअली कि उसके पेट में बेबी था, क्योंकि उसे आइडिया नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, और इसी वजह से रश्मि ने ड्रिंक किया था, अदरवाइज वो ड्रिंक नहीं करती। और तभी से लेकर अब तक रश्मि के मन में वो गिल्ट था कि आखिर क्यों उस दिन उसने इतनी ड्रिंक की, क्यों उसकी बॉडी ये पहचान नहीं पाई कि वो प्रेग्नेंट है। और जब पंडित जी बात बताते हैं, सेम उसी मोमेंट पर रश्मि और आदित्य दोनों के दिमाग में वो सीन स्ट्राइक करता है जब उनके सामने वो बच्ची खड़ी थी और उसका ब्लड निकल रहा था, क्योंकि सेम ऐसी ही कंडीशन रश्मि की भी हुई थी जब उस रात उसका मिसकैरेज हुआ था। लेकिन ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई कि उन्होंने उस बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ देखा था। इसके बाद वो पंडित जी ने इनके लिए कुछ पूजा वगैरह करवाई, और साथ ही साथ अब इनके घर में, इनके फ्लैट में भी पूजा करवाई, ताकि सब कुछ शांत हो जाए। पर रश्मि और आदित्य को अब भी रेस्ट नहीं था, क्योंकि ठीक है वो मिसकैरेज हो गया, पर उसकी वजह से घर में बच्ची क्यों दिखाई दे रही है। तो उनको उस बच्ची के बारे में भी जानना था, कि कोई सेंस नहीं बैठ रहा था उनके लिए, क्लोजर नहीं था ना चीज का, कि चलो ठीक है मिसकैरेज हुआ, हो सकता है जो बच्ची का मिसकैरेज हुआ वो भी लड़की हो, बट वो इस फॉर्म में यहाँ पर क्यों दिखाई दे रही है। तो इसके बाद इन्होंने थोड़ा छानबीन की, और इनसे पहले जो लोग इस फ्लैट पर रहते थे उनके बारे में पता किया, तब जाकर उन्हें सच्चाई पता लगी। और वहां से उन्हें पता लगा कि इनसे पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे, इस घर में उनकी बच्ची की डेथ हुई थी, और इसी वजह से उन्होंने वो घर खाली भी किया था, क्योंकि उसकी यादें वहां पर इनको रहने नहीं देती थी। उन्होंने बताया कि वो खेल रही थी, खेलते खेलते एकदम से वो सोफे से गिरी, कांच की टेबल से उसका सिर टकराया और एकदम सिर फट गया, खून बहुत ज्यादा बहा, और इसी से उसकी डेथ हो गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि अपनी बेटी की डेथ के कुछ महीनों तक वो उसी घर में रहे थे, और उन्होंने पूजा भी करवाई थी, और कभी भी उनको अपनी बच्ची ऐसे घूमते हुए नहीं दिखाई दी। फिर इसके बाद वहां से आने के बाद रश्मि और आदित्य ने एक बालाजी के पंडित थे, उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें हर एक चीज डिटेल में बताई। तो उन पंडित जी ने बताया कि वो बच्ची के लिए जो उसके घर वालों ने पूजा करवाई थी, उस पूजा से वो कहीं नहीं गई, और वो उसी घर में रहती थी, उसी घर में रही हमेशा के लिए, और उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। वो रह रही थी, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन जब रश्मि प्रेग्नेंट हुई तो वो एनर्जी उससे कनेक्ट हो गई, उस बच्चे से, क्योंकि बच्ची को बच्चा चाहिए होता है। शायद उसको एक उम्मीद बन गई कि अब बच्चा आएगा और वो उसके साथ खेलेगी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। और जब वो मिसकैरेज हुआ तो शायद उसकी
उसको हर्ट हुआ या उसकी सोल एक्टिवेट हो गई और इसलिए वो तुम लोगों को दिखाई देने लगी है। तब जाकर इनको फाइनल क्लोजर मिला, क्योंकि 4 साल से या फिर 4 साल से भी ज़्यादा टाइम से वो लोग उस बच्ची की स्पिरिट के साथ रह रहे थे, लेकिन वो ना दिखती थी, ना कुछ परेशान करती थी, इनको कुछ फ़ील ही नहीं होता था। लेकिन रश्मि के मिसकैरेज के बाद एकदम से वो एक्टिवेट हो गई। फिर वो लोग उन पंडित जी को लेकर भी अपने फ्लैट पर आए, उसकी बच्ची के पेरेंट्स को भी बुलाया गया और दोबारा से उस बच्ची के लिए पूजा करवाई गई। रश्मि ने स्टोरी एंड करते-करते एक और चीज़ बताई कि जब पूजा हो रही थी, तब और किसी को तो नहीं, पर वो बच्ची आखिरी बार रश्मि को दिखाई दी थी। लेकिन ये बात आज तक उसने किसी को भी नहीं बताई, इवन आदित्य को भी नहीं। वो आखिरी बार था जो बच्ची उन्हें दिखाई दी और वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में थी और रश्मि को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद से भी अब तक भी वो उसी फ्लैट में है, उनका एक बेटा भी है, पर वो बच्ची कभी उन्हें दोबारा नहीं दिखाई दी। ये था रश्मि और आदित्य का एक बहुत ही स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस। जिस घर में वो पिछले 4 साल से रह रहे थे, कभी कुछ पैरानॉर्मल फील नहीं हुआ। एक रात के बाद एकदम से चीजें बदल गई और ऑल्दो उनको लोग मिल गए जिन्होंने सब कुछ शांत कर दिया, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर क्यों? क्यों उन्हें वो बच्ची उस घर में दिखाई दे रही है? उन्होंने इस चीज को ढूंढा, उसका सॉल्यूशन करवाया, उस बच्ची की ट्रैप्ड आत्मा को मुक्ति दिलवाई। शायद उसका मुक्त होना इन्हीं लोगों के हाथों लिखा था। वैसे आपको क्या लगता है कि वाकई में कभी-कभी ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स भी होते हैं जो आपके घर में रहने वाली किसी भी स्पिरिट को एक्टिवेट कर सकते हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।